नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताऊंगी जिससे उस वक्त जिसने भी सुना वो अंदर तक सिहर गया। इस कांड को सुनने के बाद लोगों में ऐसी भावना पैदा हो गई थी। लोगों ने लगभग 1 साल तक तंदूर नहीं खाए थे। लगभग तंदूर बनना बंद हो गए थे। किसी भी रेस्टोरेंट में घुसने से पहले ये ज़रूर चेक करते थे कि कहीं उस रेस्टोरेंट में तो तंदूर तो नहीं बन रहे। उन्हें भनक भी लग जाती तो तुरंत उस रेस्टोरेंट को छोड़ देते थे। आज की कहानी भी इस तंदूर से जुड़े तंदूर हत्याकांड की है। 2 जुलाई 1995 की रात लगभग 10:30 बजे जनपद रोड के पास एक होटल बगिया रेस्टोरेंट के आग की कुछ लपटें ऊपर उठती दिखाई देती है। ये अशोक यात्री निवासी ठीक मेरिडियन होटल के कनॉट पैलेस के सामने और जनपद होटल के बैक साइड में था। और उसी अशोक निवासी यात्री में बगिया नाम का एक रेस्टोरेंट था। पर अब उस अशोक निवासी यात्री की जगह होटल संग्रीला है। तो जब ये आग की लपटें बगिया रेस्टोरेंट से ऊपर उठती दिखाई देती है तो वहाँ पर अनारो देवी नाम की एक औरत जो कि सब्जी बेचा करती थी वो चिल्लाती है, आग लग गई, आग लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये शोर शराबा सुनकर जनपद एरिया में गहसत कर रहे कांस्टेबल जहीर और होमगार्ड चंद्रभान भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि आग काफ़ी ऊपर तक जा रही थी। तो जहीर ने अंदर जाकर देखने की कोशिश की तो उसे बगिया रेस्टोरेंट में 2 लोग दिखाई देते हैं। फिर वो होमगार्ड चंद्रभान को बाहर ही रहने को कहता है और खुद अंदर जाता है। तो उसे गेट पर ही होटल का मैनेजर रवि मिलता है। फिर उसे पूछता है कि तुम तंदूर में क्या जला रहे हो। आग को बुझाने के लिए उसे और भड़का रहे हो कि हम यूथ कांग्रेस के कुछ पुराने पोस्टर और बैनर वगैरह जला रहे हैं। पर उसे यकीन नहीं होता। अगर वो पास जाकर देखने की कोशिश करता है तो रवि उसे रोक देता है और कहता है कि बस पोस्टर ही जला रहे हैं, थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। उसे समझा बुझाकर बाहर भेज देते हैं। वह बाहर तो आ जाता है पर उसे कुछ शक होता है कि अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, जैसे बटर को मीट में फ्राई किया जा रहा हो। और उसे ये भी डर था कि उसे कभी तंदूर की लपटों से आसपास के एरिया में आग ना लग जाए। तो थोड़ी देर बाद पीछे से दीवार से कूदकर डायरेक्ट अंदर चला जाता है। पर रवि उसे फिर से मिल जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। केशव उसे फिर से समझाता है कि पुराने पोस्टर वगैरह जला रहे हैं। मगर केशव का उसे रोकना और उसकी घबराहट देखना उसका शक और गहरा हो जाता है और वो ज़बरदस्ती तंदूर के पास पहुंच जाता है जिससे आग जलाई जा रही हो। पर जैसे ही कांस्टेबल जहीर उस तंदूर के पास पहुंचता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और उसकी जो वजह थी, इस कहानी का सबसे महान कैरेक्टर है सुनील शर्मा, जो दिल्ली का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी इससे जुड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती रहती है। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसकी मुलाकात एक दिन रितु साहनी से होती है और रितु साहनी के थ्रू मतलुक से होती है। रितु साहनी और मतलुक दोनों ही दिल्ली यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दोनों काफ़ी पुराने दोस्त थे और दोनों कॉलेज में एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। जब दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुनील शर्मा रितु साहनी से मिलता है तो उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता और धीरे धीरे प्यार होता है। फिर ये दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट एरिया में मंदिर मार्ग रोड पर स्थित एक सरकारी फ्लैट में दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। पर सुनील शर्मा इस रिश्ते को समाज के सामने कभी उजागर नहीं करता, जिसकी वजह से शादी के कुछ ही वक्त के बाद दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। रितु साहनी इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहती थी मगर सुनील शर्मा ऐसा नहीं चाहता था और हमेशा उसे बहला फुसलाकर और उसके साथ मारपीट करता था। पर रितु साहनी ये सब सुनकर थक चुकी थी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वह अपने पुराने दोस्त मतलुक से बातें करती है। पर सुनील शर्मा को रितु साहनी का मतलुक से बात करना पसंद नहीं था। उसके मन में इन दोनों के रिश्ते को लेकर एक शक बैठ गया था और वो रितु साहनी को हमेशा रवि से बात करने के लिए
मना करता था, पर रितु सहानी नहीं मानती और वो उससे बात करना चालू रखती है, जिसकी वजह से अब सुनील शर्मा और रितु सहानी में और भी झगड़े होने लगते हैं। रितु सहानी अपने पति से इतना दुखी हो गई थी कि वो हमेशा के लिए छोड़कर जापान जाने का प्लान बना चुकी थी, जिसके बारे में वो अक्सर दोस्त से बातें किया करती थी और उसकी मदद से जापान जाने का प्लान बना रही थी। 2 जुलाई 1995 की शाम को 7:30 बजे हमेशा की तरह सुनील शर्मा अपने मंदिर मार्ग के फ्लैट में पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि रितु सहानी लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही है और उसे देखते ही फ़ोन रख देती है। सुनील शर्मा पूछता है कि किसका फ़ोन था, तो वो बिना कोई जवाब दिए अपनी शराब का गिलास उठाकर वहाँ से चल देती है। इस बात पे सुनील शर्मा को गुस्सा आता है, तो वो लैंडलाइन का रिसीवर उठाता है और लास्ट वाले नंबर पर फ़ोन लगाता है। और ये उसकी आदत बन गई थी। जब भी वो शाम को घर आता तो एक बार लैंडलाइन से नंबर ज़रूर देखता था, ताकि वो चेक कर सके कि रितु सहानी किससे बात कर रही है। तो उस दिन भी रितु जब बिना जवाब दिए हुए चली गई तो उसे गुस्से में सुनील शर्मा ने नंबर डायल किया, तो उधर से फ़ोन रितु सहानी का दोस्त रवि ने उठाया। उधर से हेलो हेलो बोलता रहा, पर सुनील शर्मा कुछ नहीं बोला, क्योंकि सुनील शर्मा की रवि को पहले से जानता था, तो वो उसकी आवाज़ पहचान जाता था और फ़ोन रख देता है। और उसका गुस्सा और बढ़ गया और वह सीधा रितु सहानी के पास पहुंच जाता है। मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम अब भी उससे क्यों बातचीत करती हो? तो रितु सहानी ने बोला कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस एक जवाब ने सुनील शर्मा का गुस्सा इतना बढ़ा दिया कि उसने अपनी पत्नी को गन निकाली और एक के बाद एक गोली रितु सहानी के ऊपर चला दी, जिनमें से एक गोली रितु की गर्दन पर और दूसरी गोली सर पे लगती है और तीसरी गोली सीधे हो जाती है और सीधी जाकर इसी के ऊपर लगती है। क्योंकि दोनों गोलियां रितु का लगी, उससे रितु की मौत मौके पर ही मौत हो गई। उसकी मौत के थोड़ी देर बाद जब सुनील शर्मा का गुस्सा शांत होता है तो तब लगता है कि हाँ, मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ वो अचानक से गुस्से में हुआ और कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था। इसलिए वो बहुत घबरा जाता है और तब उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह लाश को काली पॉलीथीन में डालता है और ऊपर से बेडशीट में ढक देता है और घर के सारे खून को साफ करता है। ये सब करते करते रात के करीब 9 बज चुके थे। उसके बाद वो बॉडी को घसीट कर बाहर लाता है और अपनी सफ़ेद रंग की मारुति में रितु सहानी की लाश को रख देता है और तेज़ी से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, बस उसके दिमाग में यही था कि किसी भी तरह इस लाश को ठिकाना लगाया जाए, क्योंकि अगर लाश मिल गई तो उसकी पोल खुल जाएगी। और यही सोचते सोचते अपनी कार को पूरे कैलौत पैलेस में दौड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो अचानक से अपनी गाड़ी का मुंह आइटो की तरफ मोड़ देता है और वो सीधा आइटो ब्रिज पर पहुंचता है, जो यमुना पार करने के लिए बनी है। अब वो अपनी गाड़ी को उस ब्रिज पे दौड़ाना लगा। कभी ब्रिज के उस साइड जाता है, फिर वापस मोड़ के इस साइड आता है, कभी गाड़ी को स्लो चलाता है तो कभी फास्ट, और ऐसा करते करते 9:45 बज गए थे। दरअसल उसका मकसद ये था कि रात के वक्त लोगों से छिपाकर वो रितु सहानी की लाश को उस ब्रिज से यमुना में फेंक देगा। पर उस ब्रिज पर काफ़ी ट्रैफिक था। ट्रैफिक कम होने के इंतज़ार में वो अपनी कार को इधर उधर घुमा रहा था, मगर काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन ट्रैफिक कम नहीं हुआ। उसे ये डर था कि कहीं किसी ने उसे ऐसा करते देख तो नहीं लिया तो वो फंस जाएगा। उसके बाद वो अपना इरादा बदल देता है और वहाँ रात के 10 बजे तक पहुँचता है। तब तक वहाँ लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद वो गाड़ी पार्किंग में लगाता है। सीधा वो बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर रवि कुमार के पास पहुंच जाता है। दरअसल वो रेस्टोरेंट सुनील शर्मा का ही था, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैनेजर केशव को दे रखी थी। केशव उसका काफ़ी पुराना जानकार था। केशव के पास पहुंचकर कहते हैं कि रेस्टोरेंट को बंद करो, सबको बोल दो कि खाना
ख़त्म हो गया। सुनील शर्मा की बात सुनकर पहले तो केशव भी चौंक जाता है, क्योंकि लोग अभी भी उसमें खाना खा रहे थे और नॉर्मली वो रेस्टोरेंट 11 बजे तक खुलता था, पर वो सुनील की बात को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए जितने भी लोग खा रहे थे उनके अलावा सबको मना कर दिया कि खाना ख़त्म हो गया। फिर सब लोग चले गए तो सुनील ने केशव को कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी घर भेज दो। केशव के सारे कर्मचारियों को पैसे देकर उनको भी घर भेज दिया। उसके बाद सुनील ने उस रेस्टोरेंट की सारी लाइटें भी बंद करवा दी। अब उस बोरी बगिया रेस्टोरेंट बस 2 ही लोग बचे थे, एक सुनील शर्मा, दूसरा रेस्टोरेंट का मालिक केशव। फिर जब केशव इन सब का कारण पूछा तो सुनील ने पूरी कहानी सुनाई और बोला कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव उसकी बात सुनकर घबरा गया, फिर वो पूछता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना। उस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में हर चीज़ बंद, पूरा अंधेरा था, बस एक तंदूर अभी भी चल रहा था। पर सुनील शर्मा कहता है कि इसे लाश को इसी तंदूर में जलाना है ताकि इसका कोई नामो निशान ना रह जाए। ये बात सुनकर केशव और भी घबरा जाता है, पर क्योंकि वो उसका पुराना साथी था और राजदार था, इसलिए वो इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर रितु की लाश को पहले गाड़ी से निकालते हैं, उसके बाद बेडशीट और पन्नी को हटाकर उसकी बॉडी जलते हुए तंदूर में डाल देते हैं। लाश उस तंदूर में सही से जा नहीं रही थी। लाश को मोड़ तोड़ कर जैसे तैसे फंसा दिया और ऊपर से लकड़ी वगैरह डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद सुनील शर्मा देखता है कि जो लाश है वो धीरे धीरे जल रही है, पर वो चाहता था कि लाश जितनी जल्दी हो उतना जल्दी जल जाए, तो वो केशव से उस रेस्टोरेंट में पड़े यूथ कांग्रेस के बैनर और पोस्टर मंगाता है, जिससे वो अपनी रैली में इस्तेमाल करता था। सारे पोस्टर और बैनर उस तंदूर में डाल देता है। आग तेज हो जाती है, पर वो चाहता था कि और तेज हो सके। बाद में तंदूर के पास पड़े मक्खन, जिसे रोटी पर लगाया जाता था, उसमें से कुछ मक्खन लाश के ऊपर वह तंदूर में डाल देता है। आग तेजी से बढ़ती है। सुनील शर्मा के पास जितनी भी मक्खन था वो सारा मक्खन डाल देता है। बॉडी तेज़ से जलने लगती है और ये आग इतने ऊपर तक चली जाती है कि वो रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिखने लगती है, और यही वो गलती कर देता है। इस लाश में बटर के जलने की महक और उस आग की लो ने सबका ध्यान खींचा, और फिर अनारो देवी ने उसे देखा। फिर कांस्टेबल जहीर भी तंदूर में लाश को देखकर हैरान हो जाता है। वह भागकर बाहर आता है और वह पुलिस को फ़ोन करता है। तो अगर कांस्टेबल जहीर ज़बरदस्ती अंदर नहीं जाता तो शायद ये राज कभी बाहर ही नहीं जाता। इस केस में जिस तरह से जहीर ने बहादुरी दिखाई, इसे सोल्व करने में बहुत अहम साबित हुआ। जब वहाँ पुलिस एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स के साथ पहुंची, सुनील शर्मा को लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा, तो वह तुरंत पीछे से फरार हो गया। अब किस तरह तंदूर की आग को बुझाया जाता है और अंदर से अंधजली इंसान की लाश निकलती है, और बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को पुलिस दबोच लेती है। लाश लगभग आधी जल ही चुकी थी, उसकी आंतें वगैरह भी बाहर आ चुकी थी। उसे पहचानना अब बहुत मुश्किल था। रात के करीब 1 बज चुके थे। उस एरिया के सारी पुलिस और डीसीपी वहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद उसी वक्त उसी एरिया में जॉइंट सीपी मैक्सल फ्रे को खबर दी जाती है, और वो उसी वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर बॉडी को लेडी को मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम के लिए लाते हैं, और केशव कुमार को पूछताछ चालू होती है, पर वो पुलिस को कुछ बताता ही नहीं और उन्हें घुमाता रहता है। और अभी तक पुलिस सुनील शर्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा सकी। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये लाश एक महिला की है और मौत का कारण जलकर मरना बताया गया। सुबह को जब वो तंदूर अच्छे तरीके से उसकी जांच की तो उसमें से रितु सहानी की पायल भी मिली, मगर लाश किसकी है ये अभी तक नहीं पता चला था, और मैनेजर केशव अपना मुंह खोल ही नहीं रहा था।
पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले की पहचान करना था। उसके बाद जब ये खबर मीडिया में आई तो तहलका मच गया। जिसने भी ये खबर सुनी वो अंदर तक कांप गया। उस रात सुनील शर्मा बगिया रेस्टोरेंट में से निकलने के बाद उसने रात दिल्ली गुजरात भवन में गुजारी और अगले दिन टैक्सी से जयपुर निकल जाता है। फिर जयपुर से फ्लाइट लेकर मुंबई जाता है, वहाँ से मद्रास पहुँच जाता है। इधर जब ये खबर अखबार में छपी तो रितु साहनी के दो दोस्त रवि ने भी बगिया रेस्टोरेंट में हुए हादसे के बारे में सुना और उसे कुछ शक हुआ तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। फिर वहां से लाश के घर गया। वहां पहुंचकर उसने उस लाश की जांच की और एक अंगूठी को देखकर बताया कि ये लाश तो रितु साहनी की है और ये शक भी जताया कि इसका मर्डर इसके पति और दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुनील शर्मा ने किया है, क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब पहली बार पुलिस के सामने दो नाम थे, एक मरने वाले का, दूसरा नाम मारने वाले का था। उसके बाद उसके पति सुनील शर्मा को ढूंढा गया तो पता चला कि वो 2 जुलाई की रात से ही गायब है। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया। उसके बाद हर जगह उसे ढूंढने लगे। 2 दिन बाद ये खबर पूरे देश में फैल गई और हर खबर की ये हेडलाइन बन चुकी थी। और जिस तरह तंदूर में अपनी ही पत्नी की लाश को जलाने की बात सामने आई तो लोगों में गुस्सा फैल गया, जिससे वे सड़कों पे आ गए और विरोध करने लगे, जिससे पुलिस और प्रशासन के ऊपर प्रेशर बन गया। अब दिल्ली पुलिस सुनील शर्मा को ढूंढ रही थी। सुनील शर्मा को उसके सरकारी फ्लैट पर पहुंच जाती है, जहां वो रितु साहनी के साथ रहा करता था। पुलिस को वहां खाली बुलेट और खून के निशान मिलते हैं। अब यह एक अलग ही केस बनने लगा। बुलेट मिलने के बाद पुलिस थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि क्राइम सीन ये बता रहा था कि हत्या के लिए फायर आर्म का इस्तेमाल हुआ है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलकर मरने की बात बताई गई थी। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल करुणाबाई शंकर के कहने पर लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसे 3 डॉक्टरों की टीम ने अलग अलग पोस्टमार्टम किया। तब जाकर बॉडी में गोलियों के 2 निशान पाए गए और पता चला कि जलने से पहले रितु साहनी की मौत गोली लगने से हो चुकी थी। इसलिए आज भी इस केस का उदाहरण दिया जाता है कि क्यों लाश का 2 बार पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। पुलिस को अब पता चल चुका था कि जिसको इस फ्लैट में गोली मारी गई वो उसी को बाद में तंदूर में जलाया गया, मगर पुलिस ने ये पक्का करना चाहती थी कि ये लाश रितु साहनी की है, क्योंकि रवि ने एक सिर्फ अंगूठी देखकर लाश की पहचान की थी और चेहरा पहचानने के लायक नहीं था। तो रितु साहनी के घर वालों को बुलाया गया, पर बॉडी की ऐसी हालत थी कि उन्होंने उस पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद देश में पहली बार डीएनए का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद से एक टीम बुलाई, उस लाश का और रितु साहनी के घर वालों का सैंपल लिया गया, तो रिपोर्ट में दोनों सैंपल मैच हो जाते हैं। पुलिस को अब पता ही चल गया था कि मरने वाली रितु साहनी है। जब सच पुलिस के सामने आ ही गया तो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार भी टूट गया और जितने भी उसे पता था सब कुछ बता दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगाकर सुनील शर्मा को ढूंढने लगती है, मगर वो वहाँ से गायब था। उधर सुनील शर्मा मद्रास पहुंचकर अपना पूरा चेहरा बदल देता है और अपने बाल कटवा लेता है ताकि उसे कोई पहचान नहीं सके। बस अब आज की कहानी में इतना ही है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।